Okay, let's continue the discussion of arithmetical progression. Consider this problem. Find the sum of p terms of the series whose nth term is n by a plus b. अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कैसे बनाएंगे? आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बट कैसे बनाएंगे आप इसको? देखिए, आपके पास nth टर्म किसी AP का दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली ये AP का ही प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे आपको साफ कर दूँ कि ये जो भी जिस सीरीज़ की बात हो रही है वो सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो कि nth टर्म दिया हुआ है और आपको यहाँ पे कुछ निकालना है, जैसे यहाँ पे सम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है कि सम निकालने के लिए यू हैव टू नो द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता है कि p टर्म्स तक का सीरीज निकालना है, p टर्म्स तक का सम निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो p होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये nth टर्म यानी कि tn हमारा है n by a प्लस b। अब फर्स्ट टर्म मतलब क्या? जब n इज इक्वल टू 1 हो, वही तो आपका पहला टर्म होगा ना, इसलिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू t1, n की जगह 1, तो यहाँ भी n की जगह 1 कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस ab बाई a। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और ये सब कुछ करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। सीधे हम क्यों नहीं लास्ट टर्म निकाल लेते हैं? क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या होता है ab में? n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है ना। l के जगह हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं जब l इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारा यही चीज़ आ जाता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे अगर हम लास्ट टर्म निकाल लें तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लास्ट टर्म हमारे पास होगा और हम इसमें सब्सटीट्यूट करके आराम से जो भी हमारा रिक्वायर्ड सम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ p टर्म्स फाइंड करना है। सम ऑफ p टर्म्स का क्या मतलब है कि हमारा लास्ट टर्म क्या होगा? जो pth टर्म होगा, लास्ट टर्म इज इक्वल टू pth टर्म, दैट इज यही n के जगह p सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो p बाई a प्लस b। दिस इज आवर लास्ट टर्म। हमारे पास पहला टर्म है यानी कि फर्स्ट टर्म है जो कि ये है, हमारे पास लास्ट टर्म है। देखिए ये जो a है ना, ये a प्रॉब्लम में क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ये a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। इसको मैं, हाँ ये तो प्रॉब्लम का ही है, जैसे कि मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। चलिए मैंने कहीं लिखा ही नहीं है कि मैंने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ही लिख दिया है। मुझे ये लगा कि मैंने फर्स्ट टर्म को भी कहीं a से तो नहीं रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे a तो यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना, इसीलिए अगर मैं a से फर्स्ट टर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। किसी और सिंबल से यहाँ पे फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सो द लास्ट टर्म इज द pth टर्म विच इज इक्वल टू p बाई a प्लस b। अब सम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप। सम ऑफ p टर्म्स क्या हो जाएगा? p बाई 2 इंटू ए प्लस, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ कैपिटल A से सिम्बोलाइज कर रहा हूँ और लास्ट टर्म l है, तो क्या हो जाएगा? p बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म a कितना है हमारा यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस ए बी बाई ए प्लस लास्ट टर्म कितना है आपका? लास्ट टर्म है ये pth टर्म विच इज p प्लस ए बी बाई ए। इसी को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, कोई दिक्कत है? तो आपने देखा कि सम आप कैसे निकाल सकते हैं। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। सो जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो ना तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, आपने उसके बाद लास्ट टर्म निकाल लिया, एंड देन यू कैन ईजिली एबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड सम। अब यहाँ से ये तो आपको पता था कि ये सीरीज AP में है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पता करना हो कि ये सीरीज AP में है या नहीं है, तो
उसका भी उपाय है, वो भी हम लोग इसी से बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ वो ये है कि इसका 3-4 टर्म निकालिए, T1, T2, T3, T4 ऐसे करके, और उसके बाद जैसे ही उतना आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका एक जनरल तरीका होता है जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि इस तरह का जो सीरीज़ है वो किस में है, AP में है, GP में है या किस में है। अगर हमारे पास nth टर्म किसी सीरीज़ का पता है तो हम बड़ी आसानी से उसको पता कर सकते हैं कि वो AP में है या GP में है। एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन, बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जब भी आपके पास nth टर्म हो, इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाए तो आपको ऐसे ही बनाना है। आप फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म के बाद आप लास्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस जो भी होगा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब इनके जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। सो फॉर नाउ इतना आपके लिए काफ़ी है, और इसके बारे में जो भी जनरल कुछ हमें पढ़ना है वो थोड़ी देर, कुछ देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। सो जब भी आपको nth टर्म दिया जाए तो आप किस तरह से प्रॉब्लम को बनाएंगे, किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और प्रॉब्लम देखिए। हाउ मेनी टर्म्स of the series -9, -6, -3 and so on to must be taken that the sum may be 66। अब यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इस तरह का कितना टर्म हम लें कि उन सारे टर्म्स को मिला के जो हमारा सम आए वो 66 आए। अब साफ साफ यहाँ पे है, ये तो AP में आपको दिख रहा है क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 3 है। 3 इज योर कॉमन डिफरेंस, आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस सीरीज इज इन AP। चलिए, nth टर्म का सम क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। हमारे पास 66 सम दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स हम लें कि उन सारे टर्म्स को जोड़ के हमें 66 मिले। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी प्रॉब्लम से एक जस्टिफिकेशन को हम जस्टिफाई करेंगे। देखिए 66 इज इक्वल टू n तो हमें फाइंड आउट करना है, a है आपके पास -9, सो -18 प्लस n-1 इंटू 3, n/2 इंटू -18 प्लस 3n-3, n/2 इंटू 3n-21। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 66 से तो हो जाएगा 12, 132 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करते हैं कि हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3n/2 इंटू n-7। ये 2 तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि 2 तो हमने इस तरफ भेज दिया। चलिए 3 से इसको काट देते हैं,
44 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 7n। सो n स्क्वायर माइनस 7n इसके बाद से बना रहा हूँ, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 44 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 4n माइनस 44 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज n माइनस 11 इंटू n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 11 एंड n इज इक्वल टू 4 माइनस 4। सो आपके पास n के दो वैल्यूज आए हैं, एक तो n इज इक्वल टू 11, तो देखते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 11 लेंगे यानी कि 11 नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो क्या होगा। -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21, ये 11 है। इन सबको जब जोड़ेंगे तो हमें 66 मिलेगा। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस n इज इक्वल टू -4। फिर ये n इज इक्वल टू -4 क्या दिखा रहा है हमें, ये यही दिखा रहा है कि जब इसी सीरीज में से, इसी वाले सीरीज में से लास्ट टर्म से, यानी कि यहाँ पे जो 11 टर्म आया है, तो 11वां टर्म से जब हम बैकवर्ड बढ़ेंगे इस तरफ, और जब हम इस तरफ चार बार बढ़ेंगे, यानी कि 1 2 3 4, तब कितना आता है देखते हैं। 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12, 8 1 9 9 5 14 2 16 2 3 5 5 और 1 6, फिर भी हमें 66 मिल रहा है। तो n इज इक्वल टू -4 भी हमारे आंसर को जस्टिफाई कर रहा है किसी ना किसी तरह से, भले ही हमें बैकवर्ड चलना पड़ रहा है, बट इट एक्चुअली जस्टिफाइज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जहाँ की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलके कुछ पर्टिकुलर सम देंगे, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलके 66 होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स जब ऐड किए जाएंगे इस सीरीज के तो हमें मिलेंगे 66। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक तो आपका 11 आया जो सीधा साधा है, बट n इज इक्वल टू -4 भी यहाँ पे होगा। और याद रखिए जब भी ये इंटीग्रल होगा, भले ही ये नेगेटिव है लेकिन है तो इंटीजर ही ना, नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये भी जस्टिफाई कर रहा है इसको। सो योर आंसर इज n इज इक्वल टू 11 एज वेल एज n इज इक्वल टू -4, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन में आपका आंसर दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको जनरली देखते हैं कि ऐसा क्यों, इसको जनरली समझते हैं कि ऐसा क्यों, ये हमेशा क्यों जस्टिफाई इसको मैं कर रहा हूँ कि n इज इक्वल टू -4 भी होगा। देखिए ऐसा क्यों होता है आपको अभी पता चलेगा। याद रखिए कि n शुड बी इंटीजर्स, इंटीजर होना चाहिए, भले ही नेगेटिव है लेकिन है इंटीजर। अगर इंटीजर है तो ये आपके सॉल्यूशन को जस्टिफाई कर रहा है। चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा इसका जनरल जस्टिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह से होगा। अब अगर हमारे पास S यानी कि सम A और कॉमन डिफरेंस पता हो, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में था जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन बनाया, तो जब भी ये तीनों पता हो तो n फाइंड करने के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। डेफिनेटली आप में से बहुतों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना काम है मैं आपको बता दूंगा। आगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में पढ़ेंगे, बट यस हियर वी नीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग हियर। चलिए
तो जब भी आपके पास सम, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया जाए तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है इनको फाइंड करने के लिए, वो होता है s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है n में। चलिए देखते हैं क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, सच एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए कोई नहीं, इसको बाद में हम लोग देखेंगे, उसका काम हमें है नहीं ज़्यादा अभी। सो s इज इक्वल टू, या इसको 2s, 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2an प्लस dn स्क्वायर माइनस dn, दैट इम्प्लाइज dn स्क्वायर प्लस 2a माइनस d इंटू n माइनस 2s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n अगर वेरिएबल है जो कि हमें फाइंड करना है, तो n का हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट इज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। तो जैसा कि मैंने कहा, जब भी आपके पास s, a और d आपको पता है और आपको n फाइंड करना है, तो आपके पास इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसी से तो आप n को फाइंड करते हैं ना। तो अगर हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, दैट इज n के जो वैल्यूज आए वो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, या तो 2 इक्वल रूट हो सकता है, यानी कि 2 इक्वल रूट का मतलब कि n के जो 2 वैल्यूज आएंगे वो सेम आएंगे। अगर n इज इक्वल टू a आएगा तो एक और वैल्यू आपका n इज इक्वल टू a ही आएगा। अदरवाइज आपको इसमें n के हमेशा 2 वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 2 होता है, हमेशा 2 सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहाँ से अगर n का आपको वैल्यू मान लीजिए n1 आए और n2 आए, दोनों इंटीजर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों सॉल्यूशन को जस्टिफाई कर देना, आपको दोनों सॉल्यूशन को अपने आंसर में इंक्लूड कर लेना है। अगर इसमें से एक नेगेटिव आए लेकिन अभी भी ये दोनों इंटीजर ही है, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा, एक n इज इक्वल टू 11 आ रहा था, एक -4 आ रहा था, तो मैंने -4 को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि -4 भले ही नेगेटिव है बट इट इज़ एन इंटीजर। तो यहाँ मान लेते हैं कि n1 हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर आया और -n2 यानी कि n इज इक्वल टू, यानी कि n का जो वैल्यू आया वो एक n1 आया और एक -n2 आया। n1 पॉजिटिव वैल्यू है, -n2 नेगेटिव है, बट है दोनों ही इंटीजर्स। तो इस केस में n1 भी आपको ले लेना है, इंक्लूड कर लेना है अपने सॉल्यूशन में, अपने आंसर में, और -n2 को भी इंक्लूड करना है। हाँ, फ्रैक्शनल अगर आए, अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो उस वैल्यू को आपको रिजेक्ट कर देना है। चलिए देखते हैं क्यों। अब n1 आएगा तब तो आपको पता चल गया कि सीधा साधा है, जैसे कि पिछले में n इज इक्वल टू 11 आया था पिछले प्रॉब्लम में, तो आपने देखा कि कैसे मैंने 11 टर्म्स को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमें 66 मिला, 66। लेकिन जब नेगेटिव आए तो हम यहाँ पे उसी चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि जब भी नेगेटिव यहाँ आएगा, -n2 होगा, तो ये भी हमें हमेशा जब इस -n2 को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे ना, तो फिर हमें इस ही मिलेगा, यानी कि वो रिक्वायर्ड सम ही मिलेगा, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में 66 मिला था। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए इसको कहीं हम लिख लेते हैं ताकि इसका काम होगा। dn स्क्वायर प्लस 2a माइनस d इंटू n माइनस 2s इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि n के 2 सॉल्यूशन हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो n इज इक्वल टू n1 और -n2। n1 के बारे में तो आपको पता है, n1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको पता है।
हमें जस्टिफाई करना है नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो जब n1 टर्म्स को लेंगे तो nth टर्म क्या होगा उस केस में, a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी। जब n1 टर्म्स को हम सपोज करेंगे तो इस केस में हमारा जो AP का nth टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि है तो ये भी एक नंबर ऑफ टर्म्स ही, इसलिए इसका nth टर्म ये होगा। तो मान लेते हैं आपके पास जो AP है वो a प्लस डी, a प्लस 2d और इस तरह करके आपका AP एंड सो ऑन टू, यहाँ पे n1th टर्म है इस जगह पे। तो n1th टर्म आपका कितना आ रहा है, a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा कि जब हमने -4 को इंक्लूड किया, जब -4 को अपने सॉल्यूशन में लिया तो हमने लास्ट वाले टर्म से चलना शुरू किया और 4 टर्म तक हम चले लेफ्ट साइड में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। ये हमारा लास्ट टर्म था तो इधर से हम 4 बार इधर आए और इन चारों टर्म्स को जब जोड़ा तो हमें 66 मिल गया था। यहाँ भी वही करेंगे। अब इस टर्म से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ से इनटू टर्म्स तक आगे बढ़ेंगे, इनटू टर्म्स तक, याद रखिएगा। तो सम टू इनटू टर्म्स आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आपका सम होता है वो होता है n/2 इंटू a प्लस एल, यही तो होता है ना आपका सम। अब यहां से हमने शुरू किया है तो आपका फर्स्ट टर्म तो ये होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका n2 है, इसको तो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, याद रखिए, क्योंकि मैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे बस इंक्लूड कर रहा हूँ। जहाँ पे नेगेटिव लेना होगा वहाँ पे मैं बताऊँगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये नंबर दिया है। नेगेटिविटी तो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि हमें बैकवर्ड साइड से n2 तक चलना है। यहाँ पे बस नंबर की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पे बस n2 लिया है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहाँ से हम चलें और यहाँ से n2 नंबर ऑफ टर्म्स तक इस डायरेक्शन में बढ़ें तो उसके रिगार्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में जो सम ऑफ n2 टर्म्स होगा वो क्या होगा, n2/2 इंटू 2a। फर्स्ट टर्म यहाँ पे याद रखिए ये होगा, यही तो हमारा फर्स्ट टर्म है ना। तो 2 इंटू a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और प्लस n2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। सम क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो बस n के जगह हमारा n2 है। चलिए, ये फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, इस सीरीज़ के लिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स हमें n2 लेना है। और हम देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो s के बराबर ही आएगा। s जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सम है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। चलिए, s हमारा कितना है, n/2 इंटू 2a प्लस, छोड़िए, ये आपका ओरिजिनल सम है, s है, आपको याद रखना है, उतना लिखने की ज़रूरत है नहीं। चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं। सो n2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा। चलिए, 2a n2 प्लस n2 को इसके साथ करेंगे तो 2t n1 n2 माइनस 2n2, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका d n2 स्क्वायर माइनस d n2, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू 2a n2 प्लस 2d n1 n2
2a(n2) प्लस 2d(n1) माइनस 2n2 d होगा ना यहाँ पे। चलिए अब देखिए 2d(n2) माइनस, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। अब मान लीजिए 1 3 5 7 9 आपका एक सीरीज़ है। जब ये सीरीज़ है तो जब इधर से आप चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 है, लेकिन जब इधर से आप चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस -2 होगा ना। चूंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d था जब हम इधर से चल रहे थे, तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे होगा, कितना होगा, -d। तो ये देना हम नहीं भूल सकते हैं, ये होगा -d। जब -d होगा यहाँ पे -d नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे जो d है वही d यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन ये चूंकि हमारा कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज का, जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे -d होगा। तो जब -d होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस और यहाँ पे प्लस। चलिए अब ठीक है, -2d(n2) प्लस dn2, ये हो जाएगा -dn2 माइनस dn2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। सो 1/2 इंटू 2d(n1) इंटू प्लस 2a माइनस d, यहाँ से और यहाँ से मैंने n2 कॉमन ले लिया, तो 2a माइनस d इंटू n2 माइनस dn2 स्क्वायर। अब यहीं पे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना है, इसी को जस्टिफाई करने के लिए। देखिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लेते हैं, ठीक है। और सपोज करते हैं कि हमारा जो रूट है यानी कि x का जो दो सॉल्यूशन है वो है हमारा x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। तो जो सम ऑफ द रूट्स होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है वो हमारा होता है -b/a, ये वाला b यानी कि x का कोफिशिएंट और नीचे x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है वो होता है c/a यानी कि c/a। अब n1 और -n2 यहाँ पे इनके रूट ही तो है ना, इनके सॉल्यूशंस ही तो है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है कि नहीं, n1 और -n2। तो जब ध्यान से देखें तो n1 इंटू -n2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा की तरह है, तो c/a होता है। यहाँ पे c क्या है, यानी कि ये वाला कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे c एक कांस्टेंट टर्म होता था, तो यहाँ पे ये वाला टर्म c है हमारा -2s बाई a के जगह, यानी कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, d है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस और माइनस तो कट जाएगा, सो n1 n2 इज इक्वल टू 2s/d। तो क्या यहाँ पे हम 2d इंटू n1 n2 के जगह 2s/d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चूंकि अल्फा और बीटा चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, तो जब हम x के जगह पे इधर अल्फा और बीटा दोनों में से कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे ना x के जगह पे, तो ये जो राइट साइड का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 0। मतलब अल्फा और बीटा चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो अल्फा भी और बीटा भी इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब भी हम x के जगह अल्फा रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, ये लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन में, तो हमें 0 मिलेगा। उसी तरह बीटा को भी रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा। अब यहाँ पे चूंकि n1 और -n2 दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है यानी कि रूट्स है, तो n1 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर इसमें,
तो हमें 0 मिलेगा, और -n2 भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए, क्योंकि -n2 भी तो इसी का रूट है ना, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ना, यानी कि -n2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो जब हम -n2 रखते हैं यहाँ पे तो देखते हैं क्या होगा। चलिए dn2 क्योंकि यहाँ पे जब -n2 रखेंगे n के जगह तो स्क्वायर है, तो dn2 आएगा। यहाँ पे -2a माइनस d इंटू n2, यहाँ पे मैंने -n2 रखा तो ये नेगेटिव हो गया, और अंत में 2s इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज dn2 माइनस 2a माइनस d इंटू n2 इज इक्वल टू 2s। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, dn2 माइनस 2a माइनस d इंटू n2 इज इक्वल टू 2s। तो इसी को हम अगर इस टर्म और इस पूरे टर्म को देखिए, अगर माइनस कॉमन लूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, dn2 माइनस 2a माइनस d इंटू n2। कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 d और d कट के ये हो गया 4s, और इतना तो हमारा 2s के बराबर है ही, तो इसके जगह लिखेंगे 2s, 1/2 इंटू 2s। यस, आपका s आ गया, जो कि आपका ओरिजिनल सम था। यानी कि जब -n2 को भी हमने रखा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमें कितना मिला, सम s ही मिला, वही s जो कि n1 को रखने से मिल रहा था। सो इसीलिए जब नेगेटिव इंटीजर भी आए तो वो नेगेटिव इंटीजर भी आपके आंसर में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर भी आपके सॉल्यूशन को जस्टिफाई करता है। बट यस, अगर आपका इन जो है नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में आए, दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर आंसर, इन योर सॉल्यूशन। फ्रैक्शन में आपका नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में है तो वैसा कोई फ्रैक्शन में इन का वैल्यू नहीं होगा जो इस सॉल्यूशन को या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब n आपका इंटीजर हो, भले ही वो इंटीजर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, डजंट मैटर, बट n शुड बी इंटीजर। ओके, तो आपने देख लिया कि ये जस्टिफिकेशन किस तरह से हमारा काम करता है। तो आपको पता चल गया, जब भी आपके पास कोई अरिथमेटिक सीरीज हो और आपके पास s, a और d पता हो और पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलके कुछ पर्टिकुलर सम को देंगे, कि कुछ उन सारे टर्म्स को जोड़ने पे एक पर्टिकुलर सम आएगा, तो उस तरह के केस में जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके आंसर में नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही आ जाए तो आपको दोनों ही आपके आंसर में इंक्लूड करना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 11 को भी इंक्लूड किया और -4 को भी इंक्लूड किया, क्योंकि दोनों ही आपके आंसर को जस्टिफाई कर रहे थे, जिसका जनरल जस्टिफिकेशन आपने यहाँ पे देख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कि आपके पास nth टर्म का सम पता है, किसी AP के nth टर्म का सम पता है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है उसका सम टू n टर्म्स पता है। ठीक है, सपोज करिए कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स तक का सम आपको पता है और पूछा जाए कि जो nth टर्म होगा उस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो आपका nth टर्म होगा वो होगा Sn माइनस Sn माइनस 1।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा nth टर्म। तो जब भी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम टू n टर्म्स दिया हुआ हो और आपसे उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। डेफिनेटली इस फॉर्मूला का प्रूफ भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी बस आपको इतना ही जानना है, आगे जैसे हम जाएंगे तो समेशन ऑफ सीरीज जब पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ भी देखेंगे हम, बट फिलहाल आपको इतना जानना है कि जब भी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम टू n टर्म्स दिया हुआ हो, यानी कि Sn दिया हुआ हो और आपसे nth टर्म पूछा जाए तो बस आपको Sn माइनस Sn माइनस 1 कर देना है। द रिजल्ट इज योर nth टर्म, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए, अब इसका एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। सपोज करिए कि आपका किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपका सम है वो है 2n + 1, ठीक है, या 2n² + 1, और आपसे पूछा जाए कि इसका nth टर्म क्या हो गया, यानी कि tn क्या होगा। तो इसका nth टर्म होगा वो होगा Sn माइनस 1। Sn आपका है 2n² + 1, ठीक है। इसको ना इस तरह से नहीं करते हैं, इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एक फर्स्ट ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9, ठीक है ना। इस तरह से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने Sn लिया था हो सकता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो ही ना, और बाद में जाके आप कभी कंफ्यूज कर जाएं। तो इससे अच्छा कि इस तरह का एक सीरीज़ लेके बनाया जाए, ठीक है। ये फर्स्ट ऑड नंबर्स का एक अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो इसका सम कितना होगा, nth टर्म तक का सम जो इसका होगा वो होगा n/2 × 2 + n - 1 × 2, n/2 × 2 + 2n - 2, यानी कि आपको यहाँ से मिलेगा n²। अब ठीक है, अब सपोज करिए कि आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका nth टर्म का सम n² है, यानी कि Sn बराबर n² दिया हुआ है। और नाउ यू हैव आस्क्ड टू फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो nth टर्म होगा, पूरा लिख देता हूँ, nth टर्म होगा इसी वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn आपका है n² और Sn माइनस 1 बस यहीं पे n के जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो n² माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n, ये और ये कट गया, 2n माइनस 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जब इसका nth टर्म निकालेंगे तो देखते हैं कितना आता है। nth टर्म इसका आएगा a प्लस n माइनस 1। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 × d। यही तो फॉर्मूला होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का। a कितना है, 1 है, n माइनस 1, और d कितना है, 2 है। तो 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1, nth टर्म। तो यहाँ से आपने देख लिया कि क्यों ऐसा होता है। तो आपको पता चल गया कि जब भी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम दिया हुआ हो तो उस पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप बड़ी आसानी से nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं बेसिकली। Because problem solving lies at the heart of mathematics. You have to solve as much problems as possible. चलिए एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं हम। इफ अभी एपी में बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन एक ही क्लास में ज़्यादा कुछ गैदर कर देंगे ना तो सही नहीं रहेगा। ये आपका बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया। अब कुछ इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ये सारा बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का
प्रोग्रेशन था आपका, जो कि आपका खत्म हो गया। तो इस बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कॉन्सेप्ट पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले, इफ S1, S2, S3 and so on to SP are the sums of n terms of arithmetic series whose first terms are 1, 2, 3, 4 and so on, and whose common differences are 1, 3, 5, 7 and so on. Find the value of S1 plus S2 plus S3 plus S4 and so on 2 plus SP। ये आपका क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि S1, S2, S3 and so on to SP are the sums of n terms of arithmetic series। ये जो सारे S1, S2, S3 हैं, ये उस तरह के अर्थमेटिक सीरीज के सम्स हैं जिनका कि फर्स्ट टर्म्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली है, और जिनका कॉमन डिफरेंस है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यानी कि S1 का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस वो भी 1 है, S2 का फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, सो ऑन इस तरह से। तो आपको पता करना है कि इन सारे सम्स का सम क्या होगा। What is the sum of all these sums? S1 plus S2 plus S3 and so on। देखते हैं, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा तो इसको हटा देता हूं। चलिए, सबसे पहले एक चीज हमें देखना बहुत जरूरी है। अब फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि यहाँ 1 है तो फर्स्ट टर्म भी इसका 1 है, यहाँ 2 है तो इसका फर्स्ट टर्म भी 2 है, 3 है तो फर्स्ट टर्म 3 है। बट कॉमन डिफरेंसेस जो है वो फर्स्ट ऑड नंबर्स के फॉर्म में है, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके। तो चलिए, अब S3 का, S4 का ये तो कॉमन डिफरेंस बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। बट व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ SP, कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसका जो nth टर्म होगा वही इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसका nth टर्म कितना होगा? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी यहाँ पे इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। कितना आ गया आपका? अब एक चीज़ और, चूंकि यहाँ P है तो n के जगह आपको P कर देना है, बस P माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2P माइनस 1। ये आपको पता भी है कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो nth टर्म होता है वो होता है 2n माइनस 1। यहाँ पे चूंकि P है तो 2P माइनस 1, ये आपको ऐसे भी पता है लेकिन मैंने दिखा दिया आपको करके। चलिए, सो 2P माइनस 1 इज द कॉमन डिफरेंस फॉर SP, याद रखना है आपको। अब चलिए, S1 इज इक्वल टू, यही सम है याद रखिएगा, S1 इज इक्वल टू, अब चूंकि ये सारे n टर्म्स तक के सम है तो n/2, कोई दिक्कत, 2 इंटू A, S1 के लिए A कितना है? 1 है, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए d भी 1 है तो कुछ करना ही नहीं है, n प्लस 1 यानी कि n इंटू n प्लस 1/2। उसी तरह S2 इज इक्वल टू n/2, S2 का फर्स्ट टर्म है 2, तो 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3n माइनस 3 यानी कि 3n n इंटू 3n प्लस 1/2। उसी तरह S3 आपका आएगा
n इंटू 5n प्लस 1 बाई 2 एंड सो ऑन। उसी तरह SP आपका कितना आएगा, n इंटू, अब देखिए n का कोफिशिएंट 1, n का कोफिशिएंट 3, n का कोफिशिएंट 5, यानी कि n का जो कोफिशिएंट है इस सीरीज को फॉलो कर रहा है 1, 3, 5 इस तरह करके। तो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n का कोफिशिएंट 1 है, तो इसके लिए n का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए SP के लिए, डेफिनेटली 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 इंटू n प्लस 1 बाई 2। नहीं होगा, अगर डिटेल में इसको देखें तो देखिए SP इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म तो इसका p होगा तो 2p कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, निकाला है ना हमने ये 2p माइनस 1 n बाई 2 इंटू 2p प्लस 2np, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, 2np माइनस 2p माइनस n प्लस 1, n बाई 2, यहाँ से देखिए अगर p कॉमन ले लूँ मैं, सबसे पहले n और n कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको ये और ये तो पहले काट देते हैं, माइनस 2p और प्लस 2p को, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2p माइनस 1 इंटू n और ये प्लस 1, यही चीज़ तो यहाँ पे आया है, लेकिन ये साफ साफ इस पैटर्न को देख के हमें पता चल रहा है, ठीक है, इसलिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप शुरू में प्रॉब्लम बना रहे हैं तो आप इतना डिटेल में कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारा का सारा तो आ गया, अब हमें सबको जोड़ना भी तो है ना, चलिए S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन टू प्लस SP। S1 कितना है आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2, उसके बाद S2 n इंटू 3n प्लस 1 बाई 2, उसी तरह S3 n इंटू 5n प्लस 1 बाई 2 एंड सो ऑन टू SP n इंटू 2p माइनस 1 इंटू n प्लस 1 बाई 2। हो गया इसका काम, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सब में से हम क्या करते हैं, 1 बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1 बाई 2 ही क्यों, पूरे n बाई 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, n बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं सब में से। अब चलिए n प्लस 1, यहाँ पे बच गया 3n प्लस 1, यहाँ पे बच गया 5n प्लस 1 एंड सो ऑन टू 2p माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है, n बाई 2, n वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, n प्लस 3n प्लस 5n एंड सो ऑन टू 2p माइनस 1 इंटू n, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1 1 को प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन टू कितना 1 होगा, p टर्म्स तक 1 होगा, क्योंकि हमें SP टर्म्स तक का सम चाहिए, तो यहाँ पे 2p टर्म्स, कुछ नहीं है, n बाई 2, अगर हम यहाँ से n को कॉमन ले लें तो हमें हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन टू आवर लास्ट टर्म 2p माइनस 1। क्लियरली फर्स्ट n और फर्स्ट p ऑड नंबर्स का ये सम है, कुछ करना ही नहीं है, और ये तो पूरा सम 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर p तक जाएगा तो हमारे पास p आएगा,
जैसे कि 1 + 1 + 1 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आता है, 20 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो p बार जोड़ेंगे तो p आएगा। n/2 ये सम कितना होगा आपका, ये वाला सम देखिए कितना होगा n, अब ये एक AP में है और कितना टर्म है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा याद रखिएगा p है यहाँ पे, क्योंकि ये p टर्म्स तक ही हम जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम p टर्म्स के लिए जोड़ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स p तक होगा। भले ही एक एक जो सम है जैसे कि S1, S2, S3 ये सारे के सारे इन टर्म्स तक के सम हैं, बट इनको हम जब S1, S2, S3 इन सबको जोड़ रहे हैं तो ये p टाइम्स तक जोड़ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे p होगा अंदर में। तो चलिए n × p/2 कोई दिक्कत, इंटू 2a, या फिर एक काम करते हैं ना a + l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देते हैं। पहला टर्म हमारे पास 1 है, लास्ट टर्म 2p - 1 है, और ये वाला p फिर यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। 1 और 1 कैंसिल, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, n/2 इंटू np² + p, यहाँ से p को बाहर ले लेते हैं तो np/2 इंटू np + 1, ये आपका आंसर हो गया। सो द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सम इज np/2 इंटू np + 1। इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और कंसीडर करते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। ओके चलिए ये प्रॉब्लम बनाते हैं। इरेज कर दूं? The number of terms in an AP is even. The sum of the odd terms is 24 of the even terms is 30, and the last term exceeds the first, and the last term exceeds the first by unity, नहीं सॉरी, by 10.5. Find the number of terms. Find the number of terms. कह रहा है कि किसी एपी में, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि लेट 2n बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें 2n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हमने मान लिया। तो एपी हमारा इस तरह से हो सकता है a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन टू 2n टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कह रहा है कि द सम ऑफ द ऑड टर्म्स इज 24। इसमें से जो ऑड पोजीशन पे जो टर्म्स हैं उनका सम 24 है, जो इवन पोजीशंस पे टर्म्स हैं उन सारों का सम 30 है, 30 है, और द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट बाई 10.5। लास्ट टर्म पहले वाले से 10.5 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2n टर्म्स तक का। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। A B C D E F 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, इवन है। 6 अगर है तो ऑड पोजीशन में 3 टर्म होंगे। ये ऑड पोजीशन पे है 1, ये ऑड पोजीशन में है 3रे, और ये ऑड पोजीशन में है 5वें। ऑड पोजीशन में 3 टर्म और उसी तरह इवन पोजीशन में 3 टर्म। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो ऑड पोजीशन पे आधा टर्म होता है और आधा टर्म इवन पे होता है। तो यहाँ पे टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो डेफिनेटली इसमें से n टर्म्स ऐसे होंगे जो ऑड पोजीशन पे होंगे, जैसे a प्लस 2d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। ये सारे के सारे ऑड प्लेसेस पे होंगे। उसी तरह n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें से इवन प्लेसेस पे होंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलिए, कह रहा है कि द सम ऑफ द ऑड टर्म्स इज 24। ऑड टर्म्स का जो सम है वो 24 है। तो सबसे पहले ऑड टर्म्स पे सम को देखते हैं। इस ऑड ये कितना है 24, इसको बाद में लिखेंगे। इस ऑड यानी कि अब ऑड टर्म्स, ऑड पोजीशंस पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है n, जैसा कि मैंने बताया, तो n/2 इंटू a, पहला टर्म तो यही होगा यहाँ पे, और लास्ट टर्म कौन सा होगा भाई? लास्ट टर्म तो इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है 2nth टर्म। तो 2nth से जस्ट पहले वाला टर्म ऑड पोजीशन पे लास्ट टर्म होगा। तो इसका लास्ट टर्म द 2n माइनस 1th टर्म, 2n माइनस 1th टर्म, यही तो लास्ट टर्म होगा ना ऑड वाले के लिए। तो चलिए n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, याद रखिएगा फर्स्ट टर्म तो ऑड के लिए ये है। अब ये जो 2n माइनस 1th टर्म है, ये 2n माइनस 1th टर्म इस वाले AP के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारा ऑड टर्म होगा। तो 2n माइनस 1th टर्म यानी कि a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d तो हमारा यही d ही है। कितना हो गया n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस, यहाँ 2n माइनस 2 होगा। देखिए क्योंकि 2n माइनस 1th टर्म हमारा लास्ट टर्म है, तो इसमें से एक और घटाएंगे ना, तो 2n माइनस 2, 2a प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 खत्म, n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर है? 24 के बराबर है। सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब कहा जा रहा है कि सम ऑफ द इवन टर्म्स हमारा कितना है 30। तो इवन टर्म्स के लिए पहला टर्म ये होगा, याद रखिए। तो s इवन इज इक्वल टू n। n तो यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स n ही होगा, n ऑड और n इवन। पहला टर्म कितना है a प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होगा? सिंपली 2nth टर्म इज द लास्ट टर्म। तो a यहाँ लिखिए थोड़ा डिटेल में, 2nth टर्म n/2 इंटू ए प्लस डी प्लस 2nth टर्म जो है वो तो इस पूरे सीरीज के रेस्पेक्ट में हमें निकालना होगा ना। तो 2nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, 2n माइनस 1 इंटू डी हो गया। n/2 a प्लस a 2a, यहाँ से और यहाँ से d कॉमन लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 1 और 1 कैंसिल, आ गया n/2 इंटू 2a प्लस 2nd। ये किसके बराबर है? 30 के बराबर है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाई 10.5। लास्ट टर्म आपका कितना है, 2nth टर्म है इस प्रोग्रेशन के लिए, तो a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10.5। ए और ए कैंसिल हो गया, दैट इज 2nd माइनस डी इज इक्वल टू 21/2। ये आपका एक अलग इक्वेशन आ गया। अब चलिए इसको इरेज कर दूं। ये भी आपको याद है, चलिए ये मान लेते हैं हम हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसलिए सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 2 और 2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 2an, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 2an प्लस n² माइनस यहाँ पे सॉरी 2 तो काट दिया है ना मैंने ही काटा और मुझे ही दिख नहीं रहा, an प्लस n² माइनस an माइनस dn इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 में से 24 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, an और an कैंसिल हो गया, n d, ये तो पूरा n² d ही कॉमन निकल सकता है यहाँ से, n² d माइनस n² d माइनस dn इज इक्वल टू प्लस dn इज इक्वल टू 6, n² d कैंसिल, dn इज इक्वल टू 6 आ गया। इस dn को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 6 माइनस डी इज इक्वल टू 21/2। सो 2 इंटू 6 माइनस डी इज इक्वल टू 21/2, 12 माइनस डी इज इक्वल टू 21/2, दैट इम्प्लाइज d is equal to 12 minus 21/2. 24 minus 21/2 is equal to 3/2. So your common difference is 3/2. Now substitute this value of d in this equation. What we get? 3/2 into n is equal to 6. That implies n is equal to 4. हमसे पूछा जा रहा है कि find the number of terms. Number of terms हमारा तो 2n है, 2n ही तो हमने माना है ना कि 2n number of terms is there in the given arithmetic progression, इसलिए the required number of terms is equal to 2n is equal to 2 into 4 is equal to 8. This is your answer, 8. ठीक है, तो जैसा कि देखा आपने कि ये कितना आसान है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कुछ जनरल टॉपिक अभी बचे हुए हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ एपी में बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके ख़त्म कर लेंगे एपी को, और उसके बाद हम लोग फिर जीपी यानी कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। जीपी करने के बाद हम हार्मोनिकल प्रोग्रेशन करेंगे, और जब ये तीनों कर लेंगे तब हम इन तीनों के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अलजेब्रा को कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये सब कुछ पढ़ेंगे, और कुछ पर्टिकुलर स्पेशल सीरीज़ है उनको पढ़ने के बाद हम अंत में समेशन ऑफ सीरीज़ को करेंगे, जिसमें इन सब का यूज़ होगा, और वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जेई एडवांस में या बड़े बड़े ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम देंगे, या फिर आप चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट वगैरह का, यानी कोई भी बड़ा मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो उसमें समेशन ऑफ सीरीज से प्रॉब्लम आते हैं, ये छोटे छोटे नहीं आते हैं। बट डेफिनेटली दीज कॉन्सेप्ट्स आर द कोर ऑफ प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशन पढ़ना है, सीक्वेंस सीरीज पढ़ना है, तो ये सारे के सारे आपके रूट हैं, आपको ये आने ही चाहिए। इसीलिए सबसे पहले ये, और यही कारण है कि मैं अभी समेशन ऑफ सीरीज आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी टफ हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको किस समय समेशन ऑफ सीरीज को बताना है, और वहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंसेस और ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.